अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 9 अप्रैल 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कई सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ऑलराइट गाइज, सो टेक अ लुक क्या क्या इस सेशन में रहने वाला है। इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखने को मिलेंगे, एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ होगा, अवार्ड एंड और ऑनर का क्वेश्चन होगा, और रिसेंटली जो अवार्ड दिए गए हैं वो भी आपको यहाँ पे रिवीजन करवाया जाएगा। ऑलराइट, एंड इम्पॉर्टेंट स्कीम आप देखेंगे। और आज का जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपके लिए रखा गया है वो कौन सी कंट्री है? नेपाल है। राइट, नेपाल के बारे में हम लोग जो भी पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर है वो सारे को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, नाउ देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ इन वन लाइन। यूएस के संस्थान ने कोविड-19 वैक्सीन से एलर्जी की प्रतिक्रिया का अध्ययन शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों सहित भारत के यात्रियों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ये किसके द्वारा लगाया गया है? न्यूजीलैंड के द्वारा। ऑलराइट, इसके बारे में हम लोग आगे के पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट देखिए नेशनल न्यूज़। हाल ही में जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। ऑलराइट, अनमाया ये पोर्टल है जिसे स्टार्ट किया गया है हमारे हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। आगे देखिए, के बिरला फाउंडेशन की ओर से 30वें जीडी बिरला अवार्ड से सुमन चक्रवर्ती को सम्मानित किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में संजीव कुमार नियुक्त किए गए हैं। ओके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं। आगे देखिए, राजस्थान राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेत्रा कुमानन भारतीय महिला नौका चालक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई है। कौन? नेत्रा कुमानन। ऑलराइट, तो ये सारे न्यूज़ हो गए आज के, जिसको आगे के पार्ट में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नाउ आते हैं आज के जो इम्पॉर्टेंट आज के जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपके लिए रखे गए हैं वो है नेपाल। हमारे पड़ोसी कंट्री के बारे में आज हम लोग डिस्कस में बात करेंगे। ओके, सो नेपाल जो है देखिए एक लैंडलॉक कंट्री है। राइट, एक लैंडलॉक कंट्री है एंड एक बफर कंट्री बोला जाता है इसे। बफर क्या होता है? बफर उसे कहते हैं जो दो बड़े देशों के बीच में एक जो छोटा देश होता है। ठीक है, तो चाइना और इंडिया के बीच में ये नेपाल जो है छोटा कंट्री, इसे बफर कंट्री बोलते हैं। ऑलराइट, नेपाल के बॉर्डर पे आते हुए देखिए यहाँ नेपाल के नॉर्दर्न पार्ट जो है ये पूरा जो है हिमालय ग्रेट हिमालय रेंज जो है इससे बाउंडेड है। राइट, और इसका साउदर्न पार्ट और ईस्ट वेस्ट आप देख रहे हैं ये इंडिया से बाउंड्री का शेयर होता है। ओके, तो इंडिया के 5 राज्य से जो है इसका बॉर्डर लगता है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इधर वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। राइट, तो 5 राज्यों के इंडियन 5 स्टेट जो है नेपाल से बाउंड्री शेयर होता है। ओके, नेपाल हैज़ अ डाइवर्स ज्योग्राफी, यानी नेपाल में एक विविध भूगोल है जिसमें उपजाऊ मैदान आते हैं, सबल्पाइन वनों की पहाड़ियाँ हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में 8 पहाड़ जो है 8 माउंटेन रेंज जो है हाईएस्ट 8 माउंटेन रेंज ये नेपाल में लोकेटेड है। ऑलराइट, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए नेपाल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 रूप में जाना जाता है। कौन कौन से? हिमाल, पहाड़ एंड तेराई। राइट, हिमाल, पहाड़ एंड तेराई। ओके, ये तीन रूपों में जाना जाता है जो 3 प्रमुख शारीरिक बेल्ट में डिवाइड है। ऑलराइट, हिमाल जो है ये वाला रीजन है जिसे ग्रेट हिमालयन रेंज बोलते हैं। ठीक है, जो कि नेपाल के नॉर्दर्न पार्ट को दर्शाता है। ऑलराइट, फिर आता है पहाड़ ये वाला रीजन हो गया, मिड हिमालय का रीजन, एंड तेराई जो है ये आउटर हिमालय वाला रीजन है। ठीक है, तो ये 3
पार्ट में, 3 बेल्ट में जो है नेपाल का जो लैंड है वो डिवाइडेड है। तो सबसे पहले देखिए हिमालय रेंज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो इनर हिमालय है, ग्रेट हिमालय, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है एक कंटिन्यूस रेंज है, राइट। कंटिन्यूस रेंज यानी बीच में इसके कहीं भी ब्रेक नहीं है, ओके, कहीं भी गैप नहीं है, कंटिन्यूस रेंज है, कई चोटियाँ हैं इसमें। तो हिमालयन रेंज में जो है 8 प्रोमिनेंट हिमालयन पीक है, 8 प्रोमिनेंट चोटी है, जो कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी में से आती है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट। देखिए दूसरा मैप है, यहाँ पे देखिए, ये जो है, एक सेकेंड, ये वाला देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। माउंट एवरेस्ट जो है इन सारे में सबसे ऊंची चोटी है, राइट। इनफैक्ट माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है, ओके। इसे जो है नेपाल में सागरमाथा बोला जाता है। नेपाल में क्या बोला जाता है, सागरमाथा, ऑलराइट, माउंट एवरेस्ट को। एंड इसे चाइना में बोला जाता है जुमुलुंगनफिंग, राइट, जुमुलुंगनफिंग बोला जाता है चाइना में, और चोमोलुंगमा बोला जाता है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को, ऑलराइट। एंड इसके बाद जो हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट के बाद आता है। और अगर हम K2 को कंसीडर नहीं करते हैं तो ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। K2 को क्यों कंसीडर नहीं करने की बात करें, इसलिए क्योंकि K2 जो है वो काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और लद्दाख वाले पार्ट में है, जो POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आता है। और कश्मीर हमारा अभिन्न भाग है, बट वर्ल्ड लेवल पे जो है वो एरिया जो है डिस्प्यूटेड है, तो वर्ल्ड लेवल पे कंसीडर नहीं किया जाता है। सो इसलिए इंडिया का हाईएस्ट पीक के रूप में कंचनजंगा का नाम आता है, ओके। और अगर ये K2 को छोड़ करके बात करें तो, ठीक है, तो कंचनजंगा हो गया सेकेंड हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट के बाद, ओके। और ये पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है, 3rd हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, 2nd नंबर पे K2 है, एंड पूरे विश्व में 3rd हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, ऑलराइट। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे ये हो गया ये है लाओत्से है 3rd नंबर पे सबसे ऊंची चोटी। 8 में से ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट फर्स्ट है, सेकंड ये हो गया, फिर लाओत्से 3rd हो गया, फिर ये चोओऊ जो है ये 4th हो गया, मकालू 5th हो गया, एंड इसके बाद देखिए धौलागिरी आ गया, धौलागिरी 6, अन्नपूर्णा 7, एंड इसके बाद देखिए मानासलू, ठीक है। तो ये 8 पीक हो गए जो कि पूरे विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी में से आती है, ठीक है। याद रखिएगा इन सारे का नेम। और भी कई रेंजेस हैं, देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, और भी गणेश हिमालय हो गया, सिसपंगमा है, गौरी शंकर है, ठीक है। तो और भी कई रेंजेस हैं यहाँ पे, ओके, जो इन सबसे कम हाइट की है। ऑलराइट, नाउ बात करते हैं देखिए मिड हिमालय की। तो मिड हिमालय में जो प्रोमिनेंट पीक है वो है महाभारत रेंज, ओके। महाभारत रेंज यहाँ पे देख रहे हैं आप, ब्रेक है यहाँ पे, ये कंटिन्यूस जो मिड हिमालय है वो कंटिन्यूस रेंज नहीं है, ऑलराइट। तो यहाँ पे इसकी जो प्रोमिनेंट पीक है उसका नाम है महाभारत रेंज। उसके बाद आता है आउटर हिमालय, जिसमें जो प्रोमिनेंट पीक है वो है शिवालिक रेंज, ऑलराइट। देखिए यहाँ शिवालिक रेंज है। देखिए मिड हिमालय जो है, जो महाभारत रेंज नेपाल में जो महाभारत रेंज जिसका नेम है, ये हमारे उत्तराखंड में भी लोकेटेड है। ये जो मिड हिमालय है, और उत्तराखंड में हम भारत में क्या बोलते हैं, हिमाचल पर्वत, राइट, हिमाचल पर्वत बोला जाता है। और ये इसे लेसर हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रेट हिमालयन से इसकी हाइट कम होती है, राइट, इसलिए इसे मिड हिमालय को लेसर हिमालय भी बोला जाता है, ओके। और ये आपका आउटर हिमालय हो गया, जिसमें शिवालिक रेंज इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया एंड नेपाल में फैला हुआ है। एंड यहाँ देखिए ये जो कंचनजंगा है, ये इसका पार्ट जो देखिए सिक्किम में भी आता है, ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका पार्ट जो है सिक्किम में भी आता है। मोस्ट पार्ट इसका मोस्टली जो सिक्किम में आता है इसका, और कुछ पार्ट इसका नेपाल में है। तो ये हो गए बेसिकली माउंटेन के बारे में। अब आते हैं देखिए नेपाल की रिवर सिस्टम पे बात करते हैं, ठीक है। नेपाल जो है कंट्री ऑफ नेचुरल ब्यूटी के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? नेपाल जो है प्राकृतिक सौंदर्य का देश है। नेपाल वाटर रिसोर्सेस यानी जल संसाधनों में काफ़ी समृद्ध देश है, ओके। यहाँ जो है बड़ी संख्या में नदियाँ हैं। इनफैक्ट अगर कहीं कहीं आप देखोगे तो वाटर रिसोर्स में दूसरा सबसे अमीर देश नेपाल को
शो करता है. इवन इफ यू सर्च इन इंटरनेट सेकेंड रिचेस्ट कंट्री इन वाटर रिसोर्सेज, देन मोस्ट ऑफ नेपाली ब्लॉगर एंड ऑर्गेनाइजेशन नेपाल को क्लेम करते हैं एज अ सेकेंड रिचेस्ट कंट्री, ठीक है, इन वाटर रिसोर्सेज आफ्टर ब्राज़ील. ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे है, राइट. बट अगर आप विकीपीडिया को देखो तो नेपाल को कंसीडर नहीं करता है सेकेंड एज अ सेकेंड रिचेस्ट कंट्री इन वाटर रिसोर्सेज, राइट. विकीपीडिया ऐसा कंसीडर नहीं करता है. और विकीपीडिया के अकॉर्डिंग जो है सेकेंड नंबर पे कौन है, रसिया है. ब्राज़ील के बाद रसिया है जिसका वाटर रिसोर्सेज काफ़ी अच्छा है. और विकीपीडिया के अकॉर्डिंग नेपाल का वाटर रिसोर्सेज है 41st नंबर पे, यानी 41वां सबसे समृद्ध देश है इन वाटर रिसोर्सेज. ऑल राइट, सो ये याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. नाउ नेपाल की रिवर की बात करें तो देखिए नेपाल में, यहाँ पे देखिए इस मैप में आपको क्लियर दिखेगा, नेपाल की 3 मेजर रिवर है. कौन कौन सी है, कर्णाली रिवर, गंडकी रिवर एंड यहाँ पे कोशी रिवर हो गया, ठीक है. तो ये 3 जो है नेपाल की प्रोमिनेंट एंड मेजर रिवर है. और इन तीनों में से जो है कोशी रिवर काफ़ी इन तीनों में से कोशी रिवर जो है सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है. और तीनों रिवर की कई ट्रिब्यूटरीज हैं, 7 सहायक नदियां हैं. कोशी की, गंडकी की भी 7 सहायक नदियां हो गई और करनाल की भी 7 सहायक नदियां हो गई, ठीक है. तो ये तीनों रिवर जो है कोशी, गंडकी एंड कर्नाली रिवर, ये तीनों मेजर रिवर जो है हिमालयन रेंज से निकलती है. और इसमें कुछ नदियां जो हैं इनमें से भारत में भी फ्लो होती हैं, लाइक कोशी, गंडकी, ये सब जो हो गए, ठीक है. तो ये रिवर सिस्टम है नेपाल का, काफ़ी समृद्ध जल संसाधन है, जिसमें जो है काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है. क्योंकि यहाँ जो है नेपाल के पास काफ़ी नदियाँ हैं जो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है कि इंडिया, चाइना, भूटान, कई देश को भी एनर्जी प्रोवाइड कर सके. बट यहाँ पे होता क्या है, ये वाटर रिसोर्सेज का केवल थोड़ा सा ही पार्ट प्रॉपर यूज़ में हो पाता है. अधिकांश पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि नेपाल के पास इतना माध्यम या सोर्स नहीं है कि इसे सही यूज़ में प्रॉपर यूज़ कर सके. ओके, तो ये सारे जो है रिवर सिस्टम के बारे में बात हो गई. ओके, कुछ और पॉइंट देख लीजिए. नेपाल का जो मोस्टली लैंड एरिया है वो पहाड़ी रीजन है, पहाड़ी है, इसलिए वहाँ का मात्र 18% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के योग्य है. ओके, नाउ नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू. काठमांडू में जहाँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल लोकेटेड है, कौन से, पशुपतिनाथ, राइट. पशुपतिनाथ जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है टेम्पल, ये कहाँ लोकेटेड है, काठमांडू में. ओके, और बाकी जो जनरल फैक्ट है आपको पता होना चाहिए, लाइक करेंसी जो है नेपाल का क्या है, नेपाल इज़ रुपये हो गया. नेपाल की मुद्रा पर जो है हिमालय का चित्र है, ठीक है. नेपाल की जो मुद्रा है उस पर हिमालय का चित्र रहता है. ऑल राइट, और आपको पता है नेपाल का जो फ्लैग है, यहाँ देखिए, यहाँ पे रखा गया है, यहाँ देखिए, नेपाल का ये जो फ्लैग है ये एकमात्र फ्लैग है, एकमात्र नेशनल फ्लैग है जो आकार में चतुर्भुज नहीं है, यानी क्वाड्रिलेटरल शेप का नहीं है. जनरली सारे कंट्री का जो फ्लैग होता है वो क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है, राइट. बट नेपाल का ये जो फ्लैग है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 2 ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है. 2 ट्रायंगुलर शेप का है ये, ठीक है. जो कि ये दोनों ट्रायंगुलर शेप जो है ये हिंदू एंड बौद्ध रिलीजन को डेडिकेट करता है, यानी दर्शाता है हिंदू और बौद्ध रिलीजन को. ओके, और जो है ये हिमालय को भी रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो ये याद रखिएगा, ये ट्रायंगुलर शेप में है, 2 ट्रायंगुलर शेप में है नेशनल फ्लैग. और ये जो है एकमात्र ऐसा देश है जिसकी नेशनल फ्लैग जो है ट्रायंगुलर शेप में है. यहाँ के लेजिस्लेचर को क्या बोला जाता है, फेडरल पार्लियामेंट. ओके, अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है वहाँ, KP शर्मा ओली, यानी खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, ठीक है. प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी. ओके, तो ये सारे चीज़ आप याद रखिएगा. और अगर बात करें ये इंडिया एंड नेपाल के रिलेशन के बारे में, तो इंडिया और नेपाल का रिलेशन जो है ये काफ़ी अच्छा नहीं है, यानी सही नहीं है. मेनली जब से ये KP शर्मा ओली आए हैं गवर्नमेंट में, KP शर्मा ओली, राइट, ये प्रधानमंत्री है वहाँ के. तो जब से इनकी गवर्नमेंट आई है तब से जो है इंडिया और नेपाल का रिलेशन जो है सही नहीं है. चाहे वो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, काला पानी लिपुलेख दर्रा का जो डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में. ये देखिए, काला पानी लिपुलेख जो डिस्प्यूट है ये इस वाले रीजन में है, राइट. यहाँ पे जो है लिपुलेख दर्रा है. ओके, और ये काला पानी यहाँ पे जो रिवर है, इस वाले रीजन को लेकर के इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट रहता है. ओके, तो कोई भी मैटर हो, ये KP शर्मा ओली जब से आए हैं इनकी गवर्नमेंट, तब से जो है ये और रिलेशन और भी ख़राब होता गया है, ठीक है.
और ऐसा इसलिए क्योंकि कम्युनिस्ट ये केपी शर्मा ओली जो हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं जो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी मैच करती है। सो ये ओली साहब जो है चाइना की ओर काफ़ी बह रहे हैं। ओके, हालांकि नेपाल की इकोनॉमी जो है काफ़ी डिपेंडेंट है इंडिया पे, बट ये जो अभी जो गवर्नमेंट है नेपाल की ये फ़िलहाल चाइना के गोद में बैठे हुए हैं। ओके, सो ये सारी बातें हो गई नेपाल के बारे में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, कौन सी भारतीय महिला नौका चालक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई? विच इंडियन वुमेन सेलर बिकम द फर्स्ट वुमेन टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स? ओके, सो नेत्रा कुमानन जो है, इसका राइट आंसर ए होगा। नेत्रा कुमानन ये पहली भारतीय महिला नौका चालक हैं जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की हैं। ओके, फर्स्ट वुमेन टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स, और इनका नेम है नेत्रा कुमानन, याद रखिएगा, नेत्रा कुमानन। ओके, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिए गए हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बना है? अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया, राइट, नॉर्थ कोरिया जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 से हट चुका है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से बैन कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रशिया। रशिया को जो है अगले 2 ओलंपिक के लिए अपने 2 ओलंपिक और किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 24वें शीतकालिक ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट 2023 में पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया में, इंडिया के उड़ीसा के कौन से स्टेडियम में? 2 स्टेडियम में किए जाएंगे, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में, ठीक है। तो याद रखिएगा 2023 में होगा ये। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? पहली महिला तलवारबाज, ये भी रिसेंटली का न्यूज़ है। हाल ही में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली जो तलवारबाज बनी है, पहली महिला तलवारबाज, इनका नेम है भवानी देवी। ऑलराइट, याद रखिएगा। नाउ मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में WES कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर मेल कैंडिडेट फॉर EVS कैटेगरी एंड 10 ईयर फॉर फीमेल कैंडिडेट इन गवर्नमेंट जॉब्स? ऑल राइट, सो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य सरकार। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अभी जो है EWS कैटेगरी यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो पुरुष उम्मीदवार हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है और जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। और ये किया गया, याद रखिएगा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इससे जो है इकोनॉमिकली रूप से जो कमज़ोर वर्ग के उन जो कैंडिडेट हैं उन सभी उम्मीदवारों को लाभ होगा, और जो अपने एज लिमिट पार कर जाने के चलते आवेदन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उन सभी लोगों को जो है इससे बेनिफिट मिलेगा। तो याद रखिएगा ये किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ऑलराइट, और ये जो है आर्टिकल 46 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 46 क्या है? DPSP के अंदर आता है आर्टिकल 46। इसमें क्या है? इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं, इन सभी के हितों के बारे में उल्लेख है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के यानी जो इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी में जो आते हैं उनके और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी समृद्धि करेगा, राइट। और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के जो शोषण है उससे उनकी संरक्षा और सुरक्षा करेगा। ओके, यही है ना आर्टिकल 46। तो इसी आर्टिकल 46 के तहत जो है ये राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन को छूट दिया गया है। ओके, याद रखिएगा, ये किया गया है मेल कैटेगरी के लिए 5 वर्ष और जो वुमेन कैटेगरी जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 वर्षों की छूट दी गई है। ओके, नाउ आते हैं देखिए एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को दी जाने वाली आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान है? तो आर्टिकल 46। ऑलराइट, DPSP का आर्टिकल है आर्टिकल 46। नाउ सांस अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? सांस अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में।
शिशु मृत्यु दर जो है उसको कम करने के लिए सांस अभियान को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना ये गरीब बच्चों को स्कूली किट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन, राइट, सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन किस राज्य के द्वारा शुरू की गई योजना है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये मिशन स्टार्ट किया गया था पानी के पाइप कनेक्शन को उपलब्ध कराने के लिए। ओके, सो ये सारे कुछ स्कीम्स की बात हो गई। नाउ आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए आपका, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं संजीव कुमार। ऑलराइट, संजीव कुमार अपॉइंट किए गए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में। और देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट की क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद हो जाना चाहिए, ये कंटिन्यूस आपके लिए आपको रिवीजन करवाया जा रहा है डेली। NV रामना, राइट, ये 48वें हमारे चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट देखिए, साम्या सुलू हसन को किस देश की पहले राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया था? साम्या सुलू ये तंजानिया की राष्ट्रपति थी। ठीक है, तंजानिया की राष्ट्रपति हैं और ये पहली राष्ट्रपति हैं साम्या सुलू हसन, जिन्हें देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? सौरभ गर्ग को। नेक्स्ट NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर, NSG के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं MA गणपति, राइट, MA गणपति। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा GP सामंत। GP सामंत जो है इनकी अपॉइंटमेंट की गई है मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में। तो ये सारे रिसेंटली के अपॉइंटमेंट हो गए आपके, याद रखिएगा। नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने अपने नागरिकों को फिर से पढ़ते क्वेश्चन, किस देश ने अपने नागरिकों सहित भारत के यात्रियों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? विच कंट्री हैज़ टेम्पररी बैंड ट्रेवलर्स फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग इट्स ओन सिटीजन्स? ओके, सो इंडिया के जो भारत के यात्री हैं उन पे तो बैन लगाया ही गया है, और इसके साथ साथ जो है इस कंट्री के अपने भी जो सिटीजन हैं उनके ऊपर भी बैन किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री है? न्यूजीलैंड है। ओके, न्यूजीलैंड के द्वारा ये किया गया है। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण किया गया है। अपने सिटीजन और साथ ही साथ भारत के यात्रियों पर भी टेम्पररी बैन किया गया है, कोविड की जो अभी केसेस जो बढ़ रही हैं इंडिया में उसकी वजह से। ऑलराइट, देखिए एक हमारी जो गवर्नमेंट है 2020 में पेंडेमिक के दौरान वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण जो विदेश में फंसे इंडियन सिटीज़न हैं उनको वापस लाने के लिए। और ये एक है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट जो अपने नागरिकों को भी प्रतिबंधित कर दिया है, यानी दूसरे कंट्री में मरने के लिए छोड़ दिया है। राइट नाउ न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। इसे जो है साउथ का ब्रिटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साउथ का ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ऑफ साउथ। और इसका कैपिटल याद रखिएगा, वेलिंगटन इसका कैपिटल है। नाउ आते हैं देखिए एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे क्या रखा गया है आपके लिए। हाल ही में किस देश ने कोविड राहत योजना को बढ़ावा देने के लिए हेल्प इज हियर टूर शुरू करने की घोषणा की है? ऑलराइट, हेल्प इज हियर टूर ये जो है कोविड राहत योजना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा किया गया है। ठीक है, अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ के शोधकर्ताओं ने विशाल चमकदार शार्क की खोज की है? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के शोधकर्ताओं ने विशाल चमकदार शार्क की डिस्कवरी की थी रिसेंटली। ये भी रिसेंटली का न्यूज़ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला दक्षिणी एशियाई देश कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है बुर्के पे बैन लगाया गया है श्रीलंका के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर बैन लगाया गया है बांग्लादेश के द्वारा। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा ये किया गया था। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? अभी मैं बताई, न्यूजीलैंड को। ऑलराइट, नाउ आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन की ओर से 30वें GD बिरला अवार्ड से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया जाएगा? रिसेंटली विच साइंटिस्ट विल बी अवॉर्डेड द
GD बिरला अवार्ड बाय KK बिरला फाउंडेशन। ओके, सो 30वें GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा सुमन चक्रवर्ती को। ऑल राइट, सुमन चक्रवर्ती याद रखिएगा, और ये अवार्ड जो है ये KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा। ओके, 30th GD बिरला अवार्ड। ऑल राइट, और यहाँ देखिए कुछ और अवार्ड यहाँ पे दिए गए, अवार्ड एंड ऑनर के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। रिसेंटली के हाल ही में किन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो किसे की गई थी? विश्वभूषण हरिचंदन को। राइट, कौन से अवार्ड? कलिंग रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? तो मशहूर मराठी लेखक कौन है? शरण कुमार लिम्बाले मराठी राइटर है जिन्हें सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था। व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया है? शरद पगारे को, उनकी नॉवल पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। बिहारी पुरस्कार दिया गया था मोहन कृष्ण बोहरा को। ठीक है, मोहन कृष्ण बोहरा बिहारी पुरस्कार 2020 से ये सम्मानित किए गए थे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने किया है वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को कौन से सम्मान देने की? भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा नेम डॉक्टर सूर्यबाला को। ओके, नाउ आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के संस्थान ने कोविड-19 वैक्सीन से एलर्जी की प्रतिक्रिया का अध्ययन शुरू किया है? विच नेशंस इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड अ स्टडी ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस टू द कोविड-19 वैक्सीन? लीजिए, कोविड-19 जो वैक्सीन है उससे जो एलर्जी हो रहे हैं, उससे जो कई तरह के जो केसेस निकल के आ रही हैं, जो एलर्जी रिएक्शन हो रहे हैं, उसकी जो स्टडी है ये किस कंट्री के द्वारा शुरू किया गया है? यूएस के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, यूएस के ऑर्गेनाइजेशन, यूएस के इंस्टीट्यूट के द्वारा ये स्टडी जो है एलर्जिक रिएक्शन का जो स्टडी है कोविड-19 वैक्सीन का, ये स्टार्ट किया गया है। ऑल राइट, नाउ देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उड़ीसा सरकार ने किस राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाने की घोषणा की है? कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाने की घोषणा जो है कहाँ की गई? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। राइट, याद रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाने की अनाउंस की गई थी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AIIMS यानी एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया द्वारा कोविड-19 पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्स के डायरेक्टर कौन है? रणदीप गुलेरिया। इनके द्वारा कोविड-19 पर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था क्या? टिल वी विन। राइट, टिल वी विन, ये इस पुस्तक का नेम था जो कोविड-19 पर लिखी गई पुस्तक है। किनके द्वारा? रणदीप गुलेरिया के द्वारा, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? मनीष कुमार। ओके, भारत में विश्व के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी को हुई थी। 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई थी, उसका फर्स्ट स्टेज स्टार्ट किया गया था। अभी जो देखिए रिसेंटली थर्ड स्टेज स्टार्ट किया गया है जिसमें 45 वर्ष की आयु से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। ऑल राइट, नाउ स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को कोवैक्सिन को किसने बनाया है? ओके, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जिसका नेम है कोवैक्सिन। राइट, तो कोवैक्सिन को किसने डेवलप किया है? इसका राइट आंसर होगा क्या? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक एंड किसके सहयोग से? ICMR। तो इसका राइट आंसर होगा भारत बायोटेक एंड ICMR। ऑल राइट, सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किसने किया है? हु लॉन्च द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनमाया? ऑल राइट, सो अनमाया एक इनिशिएटिव है जिसे स्टार्ट किया गया है हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ओके, अनमाया जो है देखिए ये पहल भारत के ट्राइबल कम्युनिटी के स्वास्थ्य और पोषण की कंडीशन को बढ़ाने के लिए विभिन्न गवर्नमेंट एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एफर्ट किए जाते हैं उसको मजबूत करेगी। ये इनिशिएटिव याद रखिएगा, इसका नेम है अनमाया। ओके, एंड यहाँ पे देखिए कुछ और स्कीम जो दिए गए हैं। अर्जुन सहाय सिंचाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? अर्जुन सहाय सिंचाई परियोजना ये स्टार्ट किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? महिला उत्कर्ष योजना गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, प्रथम फर्स्ट
फर्स्ट काउ हॉस्पिटल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में, किस नॉर्थ ईस्ट किस स्टेट में किया गया था? आसाम में, राइट। आसाम में किया गया था फर्स्ट काउ हॉस्पिटल को लॉन्च किया गया था। ऑल राइट। हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? इसका भी राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी। और कब तक ये हो पाता है हम लोग आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, इसका राइट आंसर हरियाणा होगा। नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन ऑफ द लास्ट है। ओके, सो क्वेश्चन क्या था? सीट मैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश है कौन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, राइट। भारत, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसका राइट आंसर देखिए बहुत ही कम लोगों ने दिया है, जनसंख्या और शनाया शर्मा ने। ओके, सो वेल डन गाइस। नाउ मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का देखिए क्वेश्चन क्या रखा गया है आपके लिए। फोर्ब्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ओके, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फोर्ब्स रिपोर्ट, विच पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड? ओके, ये फोर्ब्स की जो रिपोर्ट आई है उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी पहला एंड ऑप्शन डी चौथा। ओके, इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर टुडे सेशन गाइज। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ एक देश नेपाल के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से जाना। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए एंड लोगों में शेयर कीजिए। ऑल राइट, एंड लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।